हमने आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर में जो पेपर अभी तक पढ़ाया उसका नाम था पॉलिटिकल थियरी, है ना। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, यानी राजनीतिक शास्त्र से राजनीतिक सिद्धांत से एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत से एक परिचय। अब आप ही के कोर्स में एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। हम पॉलिटिकल थियरी पे बात करेंगे, अभी और करना बाकी है, लेकिन एक नया कोर्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडिया। तो एथिक्स को क्या कहेंगे आप लोग हिंदी में? क्या कहेंगे? नैतिकता। कुछ ऐसे बोलेंगे, नैतिकता। यानी प्राचीन भारत में क्या नैतिकता थी, इसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप लोग पूछेंगे कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। मैंने सोचा कि आपको कम से कम क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ना है इसके बारे में कम से कम एक लेक्चर मैं दे दूं, ताकि आपको मटेरियल ढूंढने में या कुछ पढ़ने में आपको आसानी हो, आप बिल्कुल ब्लैंक न रहें, अरे ये क्या पेपर है। इस पेपर का नाम है, सबसे पहले याद रखिए, एथिक्स एंड मोरालिटी एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडिया। क्या नाम है इस पेपर का? हाँ, एक छोटा कोर्स है। आप लोगों को 9 लेक्चर देने के लिए हम लोगों को कहा गया, छोटा कोर्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, 10वीं में पढ़ा है, 9वीं में, 8वीं में या बीए में भी पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पेपर होता है हिस्ट्री में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंशिएंट इंडिया, है ना। आपने नाम सुना होगा, प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा, इन लोगों ने प्राचीन भारत के बारे में बहुत ही बड़ा बड़ा रिसर्च किया है और प्राचीन भारत के ये बड़े इतिहासकार हैं। तो क्या ये पेपर इतिहास है? ये पेपर उसी तरह से प्राचीन इतिहास है, मगर बिल्कुल जो ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडिया होता है वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडिया जब पढ़ते हैं हिस्ट्री के क्लास में, बीए फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हम एंशिएंट इंडिया के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, है ना, सब कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्पेशली जो फिलॉसफी है, जो मोरालिटी का क्वेश्चंस है, जो वैल्यूज़ का क्वेश्चंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में यहाँ भी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर फोकस जो होता है वो होगा नैतिकता के बारे में। तो अब आगे देखिए कि किन किन विषयों पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, द आइडिया ऑफ इंडिया दैट इज भारत। द आइडिया ऑफ इंडिया दैट इज भारत। आपने अगर भारत का संविधान पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, है ना, उसमें, है ना, भारत दैट इज इंडिया। तो भारत और इंडिया के नाम पे आजकल बड़ा विवाद भी चल रहा है पॉलिटिक्स में, है ना। आप सब लोग जान रहे हैं, किसी को लग रहा है कि भारत का नाम ज़्यादा बेहतर है, किसी को कह रहा है नहीं इंडिया का नाम बेहतर है, किसी को कुछ और लग रहा है। तो हमें भारत के सिटीजन होने के नाते हमें अपने देश का नाम भारत या इंडिया पड़ा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भारत का नाम क्यों पड़ा, इंडिया का नाम क्यों पड़ा, क्या इसके पीछे इतिहास है, क्या इसके पीछे पूरी परंपरा है, हमको जानना चाहिए। क्योंकि हमारे कंट्री को बहुत नामों से पुकारा जाता है। कोई कहता है हिंदुस्तान, है ना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे हिंदुस्तान मत बोलो। मैं जानता हूँ कुछ हमारे जो दलित हमारे जो दोस्त हैं वो लोग कहते हैं हिंदुस्तान मत बोलो, भारत बोलो या इंडिया बोलो। कुछ लोगों को लगता है भारत बोलो, किसी को लगता है इंडिया बोलो। तो ये भी सोचने वाली बात है ना कि भारत बोले कि इंडिया बोले कि हिंदुस्तान बोले। अब देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वहां तो हिंदुस्तान है, कहीं ये चक दे इंडिया, वहां तो इंडिया है।
कहीं तो भारत है, तो तीनों परंपरा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हिंदुस्तान का भी खूब इस्तेमाल हुआ है, भारत का भी खुद इस्तेमाल हुआ है, इंडिया का भी खूब हुआ है, लेकिन फिर लड़ाई क्यों हो रही है? तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स है, वो भी समझने की जरूरत है। तो आज की पॉलिटिक्स को समझने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, पीछे भी जाके देखना पड़ता है कि क्या वजह है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, स्टेट, सोसाइटी एंड धर्मा। स्टेट, सोसाइटी एंड धर्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एंशिएंट इंडिया का जो पेपर होता है, जो हिस्ट्री में होता है, उसमें हम सब कुछ डिटेल्स में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कल्चर, सोसाइटी, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी, यहाँ पढ़ रहे हैं एथिक्स। लेकिन जब इंसान की जिंदगी में फिलॉसफी की बात होगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स भी आती है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर मैं इनके आँख का इलाज कर रहा हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमें नहीं कह सकते अरे मुझे ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना, हमें शुगर के लेवल से भी पता होना चाहिए, है ना। किसी का भी आँख का अगर ऑपरेशन होता है तो उनका ब्लड टेस्ट, उनका ब्लड प्रेशर, इस सब का ध्यान रखा जाता है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी एक ऑर्गेनिक बॉडी है, यहाँ काटोगे तो यहाँ दर्द होगा। तो उसी तरह से फिलॉसफी की भी बात करोगे, नैतिकता की भी बात करोगे, फिर भी वहाँ पे स्टेट सोसाइटी आएगा ही आएगा। तो स्टेट सोसाइटी धर्म की भी बात होगी, लेकिन थोड़े से जल्दी जल्दी बात होगी। अब जल्दी जल्दी इसलिए बात होगी, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है ना मुझे करना है, कोर्स ही छोटा बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्स ही 9 लेक्चर के अंदर में सब कुछ खत्म कर देना है। फिर है कि हम पूरे एंशिएंट टाइम में जो टेक्स्ट थे, टेक्स्ट समझते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है किताब। जो एंशिएंट टाइम में जो हमारी किताबें थी, धार्मिक किताबें थी, उस किताबों में जिंदगी के बारे में क्या फिलॉसफी दी गई है, ये भी हमें पढ़ना है। द पर्पस ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट, जिंदगी का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इसको हमारे उस जमाने के टेक्स्ट में क्या लिखा गया, इसकी भी जांच पड़ताल करनी है। आपकी जिंदगी का क्या मकसद है बताइए। मेरी जिंदगी का मकसद है मोमो खाना, किसी की जिंदगी का मकसद है इंस्टाग्राम पर रील डालना, किसी का जिंदगी का मकसद है कुतुब मीनार के पास जाके एक अच्छा सा सेल्फी डालना जिस पर बिल्कुल लाइक्स आ जाए, दिन भर लाइक्स, ट्रेंड हो जाए वो। तो आज के ज़माने में पर्पस है लाइफ का ये, लेकिन असली ज़िंदगी में, हम तो ये मजाक के लिए कह रहे हैं, असली ज़िंदगी में ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए, ज़िंदगी का पर्पस क्या है। तो इस तरह के सवालात जो हैं ये एंशिएंट टाइम में भी टेक्स्ट में डिस्कस किए गए हैं। आपने देखा होगा कि महाभारत में गीता का उपदेश है कि नहीं है उपदेश। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जब अर्जुन कहते हैं कि मैं किससे युद्ध करूं, मैं किससे लड़ाई लड़ूं, ये तमाम लोग जिनके खिलाफ मैं लड़ने जा रहा हूं ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ जी है, कोई मेरा गुरु जी है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा नाना है, मैं क्या लड़ाई करूं, कोई मेरा भाई है। तो कृष्ण ने वहां पे, लॉर्ड कृष्णा ने वहां पे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। क्या दिया गीता का उपदेश? कि तुम अपना काम किए जाओ, काम करना, अपना वर्क करना, अपने धर्म पे टिके रहना, यही तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या हासिल होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम्हारा मकसद, तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए, ये किसी और का काम है। तुम सिर्फ अपना काम करते रहो। मिसाल के तौर पे आपका काम है स्कूल में आना, कॉलेज में आना, पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, अच्छा एग्जाम देना। अब टीचर क्या नंबर देता है वो आपके हाथ में नहीं है। अगर टीचर बायस है, टीचर बुरा टीचर है, अगर आपने टीचर को चाय और कॉफ़ी और समोसे और नाश्ते नहीं खिलाए तो आपके ए ग्रेड को बी ग्रेड कर देगा। और आपने कुछ कम ही लिखा लेकिन उसको आपने अच्छे से नाश्ता कराया, कुछ गिफ्ट दिया, कुछ घड़ी दिया, तो सी को भी वो ए कर देगा।
लेकिन कृष्ण से अगर आप पूछेंगे तो कृष्ण का कहना है कि तुम पढ़ाई करो, अपना काम करते रहो, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो गॉड है वो सब चीज तय कर रहा है, इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना युद्ध लड़ो, क्योंकि तुम्हें युद्ध इसलिए लड़ना है क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है, और धर्म के खिलाफ जो भी खड़ा हो उससे तुम्हें लड़ना है। तो गीता के टेक्स्ट में, मैं कोई गीता का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी गीता के बारे में आपने को बताया, तो गीता के अंदर में क्या है, जिंदगी का मकसद बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, और गीता एक किताब है कि नहीं किताब है। तो उसी तरह उस जमाने में एंशिएंट इंडिया में गीता, और गीता की तरह बहुत सारी और सारी किताबें, जो वेद है, जो पुराण है, जो उपनिषद है, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट हैं, उन सब का अध्ययन करके हम पता करेंगे जिंदगी क्या है, क्यों हम जिंदा हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमें क्या करना चाहिए, समाज में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं को कैसे अधिकार होने चाहिए, क्या लोगों को संपत्ति जमा करने के अधिकार मिलने चाहिए, दुख क्या है, जिंदगी में दुख क्यों होते हैं, दुख का निवारण क्या है, क्रोध क्यों होता है, गुस्सा क्यों होता है, लोगों के अंदर में भय क्यों लगता है, कोई लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं, कोई लोग गरीबी में इतने खुश क्यों रहते हैं, कोई लोग अमीरी में भी इतने दुखी क्यों रहते हैं। ये जिंदगी का सवाल है, लाइफ का सवाल है। और एंशिएंट इंडिया के जो किताबें हैं, उपनिषद हैं, या जो पाली का टेक्स्ट है बुद्ध का, है ना, गौतम बुद्धा का, या फिर जो जैन लोगों के जो किताबें हैं, जो उपनिषद है, इन सारी किताबों का अध्ययन करके आप पता करेंगे जिंदगी क्या है। जिंदगी सिर्फ रील बनाने का नाम नहीं है ना, जिंदगी और भी चीजें हैं, है ना। फिर इस टेक्स्ट के अंदर में हम पढ़ेंगे वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में, है ना। वैदिक का मतलब आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद इंडिया में एक ऐसी सभ्यता उभरी जो काफी विकसित भी थी, उसको कहा जाता है वैदिक ट्रेडिशन, है ना। और बाद में भी वैदिक ट्रेडिशंस के बाद में फिर बुद्धा आए, है ना, और बुद्धा ने वैदिक ट्रेडिशंस की आलोचना की। फिर बाद में मौर्य इंपायर आया, है ना, और उसके बाद अशोका आए। तो हम उसी तरह से वैदिक पीरियड के बाद में पढ़ेंगे। वैदिक जिस समय में जो 4 वेद थे उसको लिखा गया था। कौन कौन से वेद हैं बताइए? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और हाँ, तो ये सारी चीजों को भी पढ़ेंगे। बाद में उपनिषद का भी रचना की गई। और जब हम वैदिक रिलीजन की बात करते हैं, वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो जो बुद्ध थे, है ना, बुद्ध, उन्होंने वैदिक और ब्राह्मणिज्म का आलोचना की है। बुद्ध जो थे उन्होंने ब्राह्मणिज्म और वैदिक ट्रेडिशंस की आलोचना की। और बुद्ध जो थे वो एक क्षत्रिय थे, और उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो आज के दिन में नेपाल में स्थित है, बिहार के पास, उत्तर प्रदेश के पास जो बॉर्डरिंग एरिया है। और बुद्ध जो थे बाद में उन्होंने, उनके जो पिताजी थे वहाँ पे शाक्य गणराज्य जो था वहाँ के वो ये थे, मतलब उसको वही चलाते थे। लेकिन बाद में बुद्ध ने त्याग दिया। राजपाट को त्यागने के बाद फिर बुद्ध ने ज्ञान अर्जन किया। और बुद्ध ने क्या कहा? दुखों का कारण जो है क्या है? वो है हमारा इच्छा, हमारी लालच, है ना। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। हमें शांत स्वभाव से रहना चाहिए। हमें कोई गाली भी दे दे तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। बुद्ध ने अहिंसा की बात की है। बुद्ध ने कहा है भाईचारे की बात की है। बुद्ध ने जो है वो बराबरी की बात की है। बुद्ध ने एनिमल सेक्रीफाइस यानी जानवरों की जो बलि दी जाती थी उसके विरोध में बोला है बुद्ध ने। और बुद्ध ने मालो दौलत, रुपया पैसा इकट्ठा करने के खिलाफ बोला बुद्ध ने। और बुद्ध ने आत्मा और गॉड दोनों का इनकार किया है। बुद्ध जो थे वो जो जमीनी समस्याएं थी उसके बारे में उनका ज्यादा ध्यान था। वो ज्यादातर इस लोक उस लोक, देवलोक, भगवान के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। मिसाल के तौर पर अगर बुद्ध इस क्लास में बैठे होते और आप जाके पूछते
बुद्ध जी एक बात बताइए, बोलिए, क्या भगवान होता है? तो बुद्ध कहते ये सवाल छोड़ो, ये बताओ कि कॉलेज में आज 100 बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, 50 बच्चे ने आज नाश्ता नहीं किया है, क्यों नहीं हम कहीं से गेहूं और आटा लाएं और उनके लिए रोटी बनाएं और उनको खाना खिलाने के लिए हम कोशिश करें। यानी बुद्ध जो थे वो प्रैक्टिकल सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो मायावी बातें हैं, उसमें बुद्ध का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बुद्ध तो बुद्ध ने क्या किया है, आत्मा और परमात्मा और भगवान का इनकार किया है। लेकिन बदकिस्मती, बुद्ध के गुजर जाने के बाद, बुद्ध के नहीं रहने के बाद लोग ने बुद्ध को भी भगवान बना दिया। जिस बुद्ध ने भगवान को इनकार किया उसी बुद्ध को भगवान बना दिया। जिस बुद्ध ने जो पुजारी वर्ग का विरोध किया उसी बुद्ध के नाम पर बहुत सारे पुजारी लोग भी आ गए। जिस बुद्ध ने आत्मा को किया, रिजेक्ट किया, उसी बुद्ध को महात्मा कहा जाने लगा। तो हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिए, वैदिक ट्रेडिशन के विरोध में जो भारत में जो दूसरा ट्रेडिशन खड़ा हुआ उसको हम कहते हैं जैन ट्रेडिशन और बुद्धिज्म। और जो आपको वैदिक ट्रेडिशन के आलोचना में जो ट्रेडिशन खड़ा हुआ उसको कहते हैं श्रामणिक ट्रेडिशन। क्या कहते हैं? हाँ, श्रामणिक ट्रेडिशन कहते हैं। फिर इस टेक्स्ट के अंदर में हम अर्थ के बारे में जानेंगे, कामा क्या है उसके बारे में जानेंगे, मोक्ष के बारे में जानेंगे, अर्थ, कामा, मोक्षा के बारे में जानेंगे। फिर हम इस पूरे टेक्स्ट के दौरान, पूरे इस कोर्स के दौरान एसिमिलेशन और एसर्शन, ये दो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानेंगे। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? मिला लेना। और एसर्शन का मतलब होता है नहीं, मैं अलग रहूंगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को बना कर रखूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए इस क्लास में 100 बच्चे जो हैं लाल कपड़ा पहन के आते हैं और मैं वहां पे पीला कपड़ा पहन के आया क्लास के अंदर में, तो 100 लोगों ने कहा सुनो, इस क्लास का रूल है कि यहाँ सब लोग लाल कपड़ा भी पहनते हैं, तुम पीला क्यों पहन के आए हो, तुम भी लाल पहनो। और अगर आपने किसी तरह से पैसे देके, लालच देके, डरा के, धमका के, या ये कह के अरे लाल कपड़े पहनने वाले बहुत हैंडसम होते हैं, तो अगर कल से मैं भी लाल कपड़े पहन लिया तो उसको कहा जाता है एसिमिलेट कर लिया। माने अभय को आप लोगों ने क्या किया? एसिमिलेट कर लिया, अपने में मिला लिया। वो ताकत के जोर पे भी मिला सकते हैं, वो लालच के जोर पे भी मिला सकते हैं, या फिर ये कहना ओ रेड पीपल आर वेरी ट्रेंडी पीपल, येलो पीपल आर वेरी डर्टी। तो मुझे लगा हाँ यार मैं तो बहुत डर्टी हूँ, मैं भी कल लाल कपड़ा पहन के आ गया। लेकिन अगर इस क्लास के अंदर में 100 लोग पहने हुए हैं लाल और मैं आया यहाँ पे और मैं पीला कपड़ा पहना और मैं कहा मैं तो पीला ही पहनूंगा, मैं पीला ही पहनूंगा, पीला ही अच्छा होता है, पीला ही अच्छा होता है, पीला ही अच्छा होता है। आपको जो पहनना है पहनो, मुझे क्या है, आप लाल पहनते हो ना, मेरा तो पीला अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है। तो वहां पे जो पीला को कह रहा है कि हम नहीं बदलेंगे, वो एसर्ट कर रहा है। तो ट्रेडिशन के अंदर में, भारत के ट्रेडिशन में बहुत सारी परंपराओं को क्या किया गया है, बड़े परंपरा में मिला लिया गया है। लेकिन कुछ परंपराओं ने हमेशा विरोध भी किया है। तो जो विरोध कर रहे हैं और जो अपने आप को अलग बनाने की कोशिश करते हैं वो एसर्शन हुआ, है ना। और जिनको आपने मिला लिया, जो किसी में डूब गए, वो एसिमिलेशन हुआ। तो सोशियोलॉजिकल टर्म है ये, एसर्शन और एसिमिलेशन। अगर भारतीय संस्कृति को 2-3 हजार सालों में देखेंगे तो एसर्शन भी कहीं कहीं दिखेगा और कहीं कहीं एसिमिलेशन भी दिखेगा आपको, है ना। इसके बारे में भी अब मान लीजिए हिंदुइज्म और इस्लाम को ले लीजिए। हिंदुइज्म ने बहुत ज़्यादा इस्लाम को भी इन्फ्लुएंस किया और इस्लाम ने भी बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस किया, है कि नहीं है। आप अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति से मिलेंगे दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और उसी किसी मुस्लिम व्यक्ति से मिलेंगे अरब में मिलेंगे, ईरान में मिलेंगे, इंडोनेशिया में मिलेंगे, तो बिल्कुल फर्क होगा कि नहीं होगा। उसका भी नाम अब्दुल्ला, इसका भी नाम अब्दुल्ला। वो भी इस्लाम को मानता है, ये भी इस्लाम को मानता है। वो भी अपने प्रॉफिट को, मोहम्मद साहब को प्रॉफिट मानता है, ये भी मोहम्मद साहब को प्रॉफिट मानते हैं। वो भी कुरान पढ़ता है, ये भी कुरान पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई अरबी आदमी से पूछोगे आप क्या खाओगे, तो अरबी खाना खाएगा। जो बिहारी होगा क्या खाओगे, दाल चावल खाऊंगा, तो बिहारी खाना खाएगा। दिल्ली वाला कहेगा अरे अरे मैं बिहारी नहीं हूँ, मुझे
छोले कुलचे चाहिए, तो वो छोले कुलचे खाएगा। तो होता क्या है कि धर्म एक होने के बाद भी हम लोकल प्रैक्टिसेस से बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मुस्लिम लोगों की शादियों में उसी तरह से हल्दी लगती है, उसी तरह से मेहंदी लगती है, उसी तरह से बाजे बजते हैं, उसी तरह से बैंड बाजे बजते हैं। एक पंजाबी किसी इलाके में रह रहा हो और वहाँ पे किसी मुस्लिम का घर हो और किसी हिंदू का घर हो और तीनों के घर में शादियाँ हो, तो बहुत मामले में वो अलग भी दिखेंगे, लेकिन बहुत मामले में एक भी दिखेंगे। तो क्या होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। अगर आपके क्लास में मैं पढ़ाने आया हूँ तो मेरा कुछ असर आपके ऊपर होगा और आपका भी कुछ असर मेरे ऊपर होगा। तो इंसान हमेशा क्या कर रहा है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ट्रेडिशन में भी हम एसिमिलेशन को भी देखेंगे और एसर्शन को भी देखेंगे। अब मान लीजिए इस क्लास के अंदर में कोई व्यक्ति जो है, सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति वो तमिल बोलता है, तो वो क्या करेगा, ए हिंदी बोलो यहाँ पे, क्योंकि तमिल भाषा भी उतनी ही महान है, उतनी ही प्राचीन है जो कोई और भाषा है। और सुनिए, जो कहते हैं ना, अरे मेरी जबान तो बड़ी स्वीट है, अरे भैया तुमको तुम्हारी जबान इसलिए स्वीट लग रही है कि तुम्हें बोलना आता है, तुम्हें समझना आता है। तुमको दूसरी जबान स्वीट इसलिए नहीं लग रही है कि तुमको बोलना और समझना नहीं आ रहा है। तो हम एसर्शन और एसिमिलेशन को भी पढ़ेंगे और हम इस पूरे टेक्स्ट के दौरान पुराण के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये है कि मैंने अब आप लोगों को कोर्स का एक आउटलाइन बता दिया। अब आप अपने से भी देखिए, इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, कोई किताब ढूंढ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। पढ़ना है आपको, याद रखिए, एथिक्स, वैल्यूज, एंशिएंट इंडिया। क्या क्या टर्म आपको खोजना है, एथिक्स, वैल्यूज, एंशिएंट इंडिया, वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पुरानिक ट्रेडिशन, श्रामणिक ट्रेडिशन, अर्ली ट्रेडिशन, फिलॉसफी, सोसाइटी, कल्चर इन एंशिएंट इंडिया, ये सब आपको पढ़ना है। अब सवाल यह है कि ये तो कंटेंट हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन हम कैसे पढ़ें। हमने आलू तो बाजार से ला लिया, टमाटर भी ला लिया, अब इसको कैसे पकाएं। क्या इसको हम फ्राई करेंगे या हम इसकी रस वाली सब्जी बनाएंगे या क्या बनाएं, तो इसको कहते हैं मेथड। अब हम एंशिएंट इंडिया को कैसे देखेंगे, हम एंशिएंट फिलॉसफी को कैसे देखेंगे, तो इसको देखने के कई सारे टेक्निक है। मैं बताऊंगा कि हम लोगों को कैसा देखना चाहिए, और आप अगर मेरे से एग्री करते हैं तो आप मेरे तरह से देखिए, नहीं करते हैं तो आप अपने तरीके से देखिए। तो अभी हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई। तो आप मुझसे पूछेंगे, तो क्या अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में कोई इतिहास की किताब नहीं थी? क्या हमारे पास कुछ भी नहीं था? अरे सर, आप क्या बोल रहे हो, आप तो हमें इंसल्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, अंग्रेजों से पहले भी हमारे देश में ये था, दूध की नदियां बहती थी, इतने सारे ज्ञानी लोग थे। ओके, आई अंडरस्टैंड। अंग्रेज से आने से पहले भी भारत में इतिहास लेखन का परंपरा था। कुछ किताबें इतिहास पर मिलती है, राज तरंगनी और बहुत सारी किताबें मिलती हैं। बहुत सारे पर्शियन और अरबिक में भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, मुझे पता है। लेकिन जब अंग्रेज भारत के हुक्मरान बने और जब आधुनिक राज्य उनके हाथों में आया, जब उन्होंने आधुनिक राज्य की स्थापना की, जब आधुनिक दौर में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुलने लगीं, जब आधुनिक दौर में आपको कम्युनिकेशन के बहुत सारे विकास होने लगे, जब टेलीग्राम, अखबार, कागज, इसका फैलाव बहुत बढ़ गया, तो उस जमाने में इतिहास लेखन की जो परंपरा है, वो परंपरा अंग्रेजों के दौर में शुरू हुई। और ये परंपरा पहले से एक माने में अलग ऐसी थी कि अंग्रेजों के दौर में आधुनिक पद्धति से इतिहास लिखने का परंपरा शुरू हुआ।
अब आप कहेंगे आधुनिक तरीके से इतिहास लिखने का क्या मतलब है? देखिए, इतिहास लिखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आधुनिक तरीके से इतिहास लिखने का मतलब ये होता है कि आप इंपेरिकल मेथड से इतिहास को लिखते हैं, आप पॉजिटिविस्ट तरीके से इतिहास को लिखते हैं। अब आप पूछेंगे ये इंपेरिकल मेथड क्या होता है, ये पॉजिटिविस्ट मेथड क्या होता है? तो इंपेरिकल मेथड और पॉजिटिविस्ट मेथड ये होता है कि इतिहासकार को इतिहास लिखते वक्त ये सोचना चाहिए कि वो बिल्कुल फैक्चुअल इतिहास लिखेगा, वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिखेगा इतिहास, और वो क्या करेगा, डेट और टाइम को मेंशन करेगा, और अगर सही तरीके से अगर उसने इतिहास लिख दिया तो इतिहास वो सही इतिहास होगा। और इतिहास के जो इतिहास लिखना ये है, मतलब आप इतिहास लिख सकते हो। तो अंग्रेजों ने जब इतिहास लिखना शुरू किया तो एक और बात याद रखिए, इतिहास लेखन की परंपरा और उपनिवेशवादी दौर के बड़े रिश्ते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं इस क्लास में आऊं और इस क्लास में मुझे बनना है मास्टर आप लोगों का, और मुझे कुछ पढ़ाने भी नहीं आता है, मान लीजिए, तो अगर मैं इस क्लास में आऊँगा तो मैं क्या कहूँगा, अरे आपने क्या तैयारी की है, आपकी तैयारी ठीक नहीं है, अरे आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, अरे आपने जो बुक पढ़ा है अच्छी बुक नहीं, कौन टीचर आपको पढ़ाता था? तो बोलेंगे अरे सर हमारे एक टीचर थे ABC। अरे ABC को तो कुछ भी नहीं आता है, सुन लीजिए, मुझे आता है बहुत सारा। अरे आप तो ABC से पढ़ोगे तो क्या होगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में, मुझसे पढ़ो तो क्या होगा, आपके दिमाग में अरे यार मैंने अपना टाइम खराब कर दिया, ABC सर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इतिहास लेखन और राज्य के ऊपर कब्जा करना, उपनिवेशवादी दौर, दोनों का एक रिश्ता ऐसे है कि जैसे ही अंग्रेज इस देश में मालिक बने, उन्होंने भारतीयों को आपस में लड़ाना शुरू किया और फिर लोगों को धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया और कहा कि जो भारतीय थे ये बहुत ही बैकवर्ड थे, बहुत ही पिछड़े थे। इस तरह की बातें उन्होंने इतिहास की किताबों में लिख दी और ये किताबें स्कूल में पढ़ाई जाने लगी, कॉलेज में पढ़ाई जाने लगी। इसलिए जो भारतीय जो पढ़ लिख के सामने आए, उनको भारत को लेके उनके दिल में गर्व होगा या भारत को लेके उनके अंदर में हीनता की भावना पैदा होगी? बताइए, हीनता की भावना पैदा होगी, क्योंकि भारत की सही तस्वीर अंग्रेजों ने इतिहास की किताब में नहीं लिखी है। तो क्या हुआ कि लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की ये बात राष्ट्रीय आंदोलन में ये बात खुल के सामने आ गई कि अंग्रेज जो हैं वो इतिहास लिख के, गलत इतिहास को पढ़ा के, हिंदू और मुसलमान को झगड़ा लगा के ये लोग यहाँ रूल करना चाहते हैं, फूट डालो और शासन करने की इनकी पद्धति है। और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे इन्होंने कहा कि देखिए ये इतिहास लिख रहे हैं तो ये भारत की सही बातें नहीं बोल रहे हैं। प्रोफेसर रोमिला थापर ने कहा है कि जो जेम्स मिल जो थे, वो जो बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में, वो जेम्स मिल ने भारत का इतिहास भी लिखा था, कई वॉल्यूम में इतिहास लिखे हैं। तो उन्होंने भारत के इतिहास को क्या किया है, धर्म के आधार पर बांट दिया है। यानी एंशियंट इंडिया को उन्होंने हिंदू इंडिया कहा, मिडिवल इंडिया को मुस्लिम इंडिया कहा, और जो अंग्रेजों का दौर था उसका कोई धर्म का नाम नहीं, अपने आप को सेकुलर कहा। अब एंशियंट इंडिया को उन्होंने हिंदू इंडिया कहा। लेकिन ये बात सही इसलिए नहीं है कि अगर एंशियंट इंडिया हिंदू है तो फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म भी तो था वहां पे, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो कैसे एंशियंट इंडिया हिंदू इंडिया हो गया? और दूसरी बात यह है कि हिंदू शब्द जो है इसका प्रचलन बहुत बाद में हुआ। उस जमाने में हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग इतना धड़ल्ले से नहीं होता था, तो उसको आप हिंदू इंडिया कैसे कह सकते हो? फिर मिडिवल टाइम को आप इस्लामिक इंडिया कैसे कह सकते हो, मुस्लिम इंडिया कैसे कह सकते हो, जब भारत के बहुत सारे हिस्सों में मुस्लिम शासक नहीं थे और मुसलमान शासक अगर भारत में थे भी तो उनकी जो हुकूमत थी वो कोई इस्लामिक हुकूमत नहीं थी। वो हुकूमत तो अपना राजपाट करने के लिए वो करते थे, वो हिंदुओं को भी अपने सिस्टम में रखते थे और मुसलमानों से भी टैक्स लेते थे। गरीब किसान जो तो मुसलमान था वो भी कर्ज से दबा हुआ था, और हिंदू जो था किसान था वो भी दबा हुआ था। और जो हिंदुओं में बड़े बड़े
अमीर लोग थे वो मुगलों के साथ राजशाही करते थे, राजा बने हुए थे, और जो मुसलमानों के टॉप के लोग थे वो भी राजा बने हुए थे। इसलिए कभी भी इतिहास को धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ सांप्रदायिक लीडरों ने इस बात को, अंग्रेजों की ये झूठी बात को मान ली, और आज भी बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया में जो एंशिएंट इंडिया है वो हिंदू इंडिया है, और जो हिंदू हैं इस देश के महान वासी हैं, इस देश के असली वासी हिंदू ही हैं, और बाकी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो तो यहाँ बाहर से आए हुए हैं। इस तरह की सोच जो है हमारे संविधान में नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी में नहीं है। एक हिंदू को भी वोट देने का अधिकार है, एक मुस्लिम को भी वोट देने का अधिकार है, लेकिन सांप्रदायिकता की सोच ऐसी है कि बहुत लोगों को लगता है कि जो हिंदू है इस देश का ओरिजिनल मतलब यहाँ का इनहेबिटेंट्स हैं, और जो मुस्लिम जो क्रिश्चियंस हैं वो बाहर से आए हुए हैं, जो कि गलत है। ये सोच इसलिए पैदा हुई है क्योंकि अंग्रेजों ने इतिहास को धर्म के आधार पर बांट दिया। तो हम इस कोर्स में जब हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे, जब एंशिएंट फिलॉसफी को पढ़ेंगे, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम कभी भी सांप्रदायिकता की निगाह से नहीं पढ़ेंगे, हम कभी भी हिंदू मुसलमान की तरह से चीज़ों को डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक क्रिटिकल अप्रोच लेंगे, हम एक आलोचनात्मक दृष्टि से हम इतिहास को देखेंगे, हम क्या करेंगे, सेकुलर तरीके से इतिहास को देखेंगे, और हम एक प्लूरल तरीके से इतिहास को देखेंगे, यानी विविधता को देखेंगे। यानी एंशिएंट इंडिया में अगर वैदिक ट्रेडिशन है तो उसके विरोध में जैन ट्रेडिशन है। एंशिएंट इंडिया में अगर आपको आर्यावर्त का कल्चर है तो आपको द्राविडियन कल्चर और तमिल कल्चर भी आपके साथ है। अगर वैदिक ट्रेडिशंस में अगर बहुत सारी अचीवमेंट हासिल हुई है तो उस ज़माने में जात पात का भी सिस्टम था, जहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, शूद्रा लोगों के साथ अन्याय किया जाता था। अब देखिए एक बात, भारत के अंदर में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो लोगों को पैदाइश यानी बर्थ के आधार पर बांट देती थी। जो ब्राह्मण्स होते थे उनका काम पूजा पाठ कराना, उनका काम ज्ञान और नॉलेज पे कंट्रोल करना। जो क्षत्रिय थे उनका काम रूल करना, प्रशासन करना। जो वैश्य थे उनका काम व्यापार करना, और जो शूद्र थे उनका काम था सबकी सेवा करना। मगर शूद्र सबकी सेवा भी करते थे, लेकिन उनके खिलाफ बुरी बुरी बातें भी कही जाती थी कि अरे ये लोग लालची लोग हैं, अरे ये लोग तो बहुत ही जालिम लोग हैं, अरे ये तो बहुत ही क्रूर लोग हैं। और आज भी आप देखेंगे कि समाज के अंदर में जो लोग काम करते हैं उन्हीं को सबसे बुरा कहा जाता है। जो सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है उसी को आप देखते हैं तो कहते हैं अरे भैया जरा हट जाना, थोड़ा मुझे जाना है कि नहीं है। जो महिलाएं काम करती हैं, घर में खाना बनाती हैं, गरम गरम हलवा और पूड़ी बनाती हैं, वही सबसे आखिर में खाती हैं। तो आप देखेंगे कि शूद्र जिनसे सारा काम लिया गया, जिनका शोषण किया गया, उसी शूद्र को ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग जालिम हैं, ये लोग गंदे हैं, और ये लोग जो हैं आपको लालची हैं। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम जब वैदिक ट्रेडिशन में अगर हम उसके अंदर में उसके पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि उस जमाने में किस तरह से गैर बराबरी थी। यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब हम एंशिएंट पास्ट को पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल आंख बंद करके नहीं पढ़ेंगे अरे वो तो बिल्कुल नहीं अच्छा था, और ना हम ऐसे पढ़ेंगे अरे वो तो बिल्कुल ही बेकार था। नहीं, जहां अच्छाई है वहां हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, जहां अच्छाई नहीं है हम उसको रेखांकित करेंगे। जो सिस्टम अच्छा है उसकी अच्छी चीज़ों को हम लेंगे, और जो चीज़ें आज मान लीजिए जो गैर बराबरी की जो परंपरा है उसको हम कहेंगे कि भारत जैसे लोकतंत्र में जिसका संविधान इतना अच्छा है, वो जो पुरानी परंपराएं हैं, जो परंपराएं गैर बराबरी पर आधारित है, हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपनी पहले की परंपराओं की बुरी चीज़ों को छोड़ दे और अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू करे। ये नहीं होना चाहिए नहीं मेरे दादाजी तो ये करते तो मैं करता ही रहूँगा। नहीं, आपके दादाजी जो करते थे अच्छी चीज़ें तो उसको कीजिए, जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसको छोड़ दीजिए। इसलिए हम इस पूरे कोर्स में एक क्रिटिकल अप्रोच लेंगे, एक सेकुलर अप्रोच लेंगे और एक प्लूरल अप्रोच लेंगे। प्लूरल अप्रोच का क्या मतलब हुआ है कि हिस्ट्री को कभी एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। हिस्ट्री को देखने के कई तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शेर है और एक बकरी है,
शेर और बकरी के बीच में कहीं भिड़ंत हो गई, शेर ने बकरी को खा लिया, ठीक है। तो शेर ने एक इतिहासकार को बुलाया और कहा, अरे इतिहासकार भाई, हिस्टोरियन, तुम एक हिस्ट्री लिख दो, तुमको मैं पैसे दूंगा 10,000 रुपये। इतिहासकार ने कहा कि हाँ मैं इतिहास लिखता हूँ। इतिहास लिख दिए, इतिहास की किताब छप गई, आपके पास आई, आपने पढ़ना शुरू किया। शेर बहुत बलशाली है, शेर बहुत ही स्मार्ट है, शेर बहुत ही सुंदर है, शेर बहुत ही ताकतवर है। हैं, बकरी, उसकी कोई औकात है? एक दिन जा रही थी रोड पे और शेर को देखा, शेर को सलाम नहीं किया, शेर को उसने उतर के झुका नहीं, उसके लिए फूल नहीं दिए, उसको चाय नहीं पिलाया। फिर शेर को गुस्सा आया, फिर बकरी कुछ बोलने लगी, फिर शेर ने एक तमाचा बकरी को लगाया, बकरी गिर गई, फिर शेर ने बकरी को मार डाला, बकरी मर गई। ये बकरियां होती ही ऐसी हैं, ये बकरियां होती ही ऐसी हैं। सड़क पे जब भी चलो उनको पता ही नहीं कि जब शेर चल रहा है तो घर से ना निकले। अच्छा, फिर जब बकरी जो है, ये एक तरह का इतिहास लिखने का परंपरा है। तो अगर आप एक ही तरह से इतिहास पढ़ेंगे, एक ही तरीके से, तो क्या होगा कि आपकी माइंड एक ही तरह की होगी। लेकिन हम कह रहे कि नहीं, प्लूरल तरीके से देखो, यानी इतिहास के को बहुलता से देखो, कई तरह का इतिहास पढ़ो ताकि तुमको ज्यादा जानकारी मिले। एक ही बात पे आंख बंद कर यकीन नहीं करो। तो फिर क्या हुआ, आप बकरी के पास गई, कहा, अरे बकरी, तुमने भी कुछ लिखा है क्या? हाँ मैंने भी लिखा है, मेरी माँ मर गई। क्या लिखा तुमने? बकरी की बेटी ने एक अपना इतिहास लिखा, मेरी माँ, मैं बीमार थी, मेरी माँ मेरे लिए हॉर्लिक्स खरीदने के लिए बाजार जा रही थी और पैरासीटामोल की गोलियां लाने गई थी, वो चुपचाप सड़क पे जा रही थी, शेर अपनी कार पे जा रहा था, शेर ने बकरी मेरी माँ को देखा, हॉर्न बजाया, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं बोला, फिर हॉर्न बजाया, फिर कुछ नहीं बोला, फिर हॉर्न बजाया, फिर कुछ नहीं बोला, फिर उसको बुरी बुरी बातें कही, फिर भी वो चुप रही, फिर उसको ह्यूमिलिएट किया, फिर भी चुप रही, फिर उसको क्या किया, अपने खूनी पंजे से उसे मार डाला। मेरी माँ कितनी अच्छी थी, शेर कितना जालिम था। अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हमने केस फाइल कर दिया है और हम शेर को जेल लेके जाएंगे, हमको न्याय चाहिए। तो अगर बकरी की माँ से, बकरी की बेटी से आपने कहानी पढ़ी तो इतिहास दूसरे तरीके को दिखा कि नहीं। तो आप लोगों को हमेशा कभी भी एक बातों को आंख मूंद के नहीं मानना चाहिए। इतिहास लेखन कभी भी एक तरीके से नहीं हो सकता है। इतिहास लेखन हमेशा कई तरीके से होगा। आज जब आप कई तरह के इतिहास पढ़ेंगे तब आपका ब्रेन काम करेगा। अच्छा, शेर ने जो पहले बात कही थी कि बकरी ने उसे सलाम नहीं किया, ये बातें तो गलत है, वो तो अपनी बेटी के लिए दवा लेने जा रही थी, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीजें आजकल पत्रकारिता में भी देखने को मिल रही है कि हमको पूरी बातें नहीं बताई जाती, एक ही साइड की स्टोरी बताई जाती है। तो इतिहास लेखन में या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते वक्त या कोई भी काम करते वक्त हमें कई सारे तथ्यों को सुनना चाहिए, कई सारी बातों को सुनना चाहिए। हमें कभी भी एक चीजों पे मतलब आंख मूंद के उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपका मेथड होना चाहिए प्लूरल, सिंगुलर नहीं। एक बातों पे आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, हमें बहुत सारी बातों को सुनना है, फिर उसको दिमाग में बैठाना है, फिर उसको क्रिटिकली सोचना है। और हमें धार्मिक चश्मे से इतिहास को नहीं देखना है, बल्कि हमको सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इतिहास को देखना है। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से हमको इतिहास देखना है, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से हमको पढ़ाई करनी है, ना कि हम धर्म के आधार पर देखें। और जेम्स मिल ने जिस तरह से भारत के इतिहास को सांप्रदायिक तरीके से लिखा, जेम्स मिल ने जिस तरह से भारत के इतिहास को हिंदू और मुस्लिम के कालखंडों में बांट दिया, वो गलत था। और आज इसकी वजह से आज हम भी धर्म के नाम पे, आज हम आज़ादी मिलने के 70 और 80 साल बाद भी हम लड़ रहे हैं। इसलिए ये जो कोर्स है, क्या कोर्स का नाम है? हाँ, एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडिया। इसके बारे में अब आप लोग भी कुछ उसको देखिए और मैं कुछ मटेरियल इकट्ठा करता हूँ, फिर आप लोग को मैं शेयर करूँगा। थैंक यू।